चलो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब, देखो, जब कोई कंपनी लॉस में चल रही हो या बिजनेस प्रॉपर नहीं चल रहा हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी ना हो, तो उसके पास दो तीन ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि दूसरी किसी कंपनी के साथ मिल जाओ और एक नई कंपनी बना लो। ठीक है, इसको बोलते हैं मर्ज। ठीक है, मर्ज मतलब दो कंपनी को मिला के एक नई कंपनी बनाना। दूसरा ऑप्शन होता है कि उस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी खरीद लेगी, तो जो परचेस करेगी वो अपने नाम से चलाएगी उसको। तीसरा ऑप्शन होता है ये, मतलब कंपनी ना मर्ज होगी ना सेल आउट होगी, कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फिर से क्या करेगी, स्टेबल करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कंपनी के जितने शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, मतलब जो भी लाइबिलिटीज है और असेट्स है, उसकी रीवैल्यूएशन की जाती है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज की। तो क्या होता है, कई बार कोई असेट्स को हमने ज़्यादा वैल्यू करके दिखा दिया है, कुछ वेबसाइट्स को मैंने क्या कर दिया है, अंडर वैल्यू करके दिखाया है, तो उनकी पोजीशंस को क्या करना, करेक्ट करना। ठीक है, और अपनी फाइनेंशियल कैपिटल को सही तरीके से ड्राफ्ट करना। अब इसके लिए लायबिलिटी होल्डर से सेक्रीफाइस मांगा जाता है। लायबिलिटी होल्डर से सेक्रीफाइस करना मतलब, जैसे हमने 10 रुपीज वाले डिबेंचर इशू किए हैं, तो कंपनी क्या बोलेगी डिबेंचर होल्डर को कि हम आपको 5 रुपीज पे करेंगे। ठीक है, और 5 रुपीज हम आपको पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ठीक, तो डिबेंचर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है ना वो एग्री होगा कि नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो जो लायबिलिटी होल्डर्स है, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, लोन, ठीक है, शेयर होल्डर्स, उनसे भी डिमांड करते हैं कि हम आपको लेस अमाउंट क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक, तो इन्हीं सब चीजों को बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को फिर से क्या कर रहे हो, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए। बट कंपनी इसको डायरेक्टली नहीं कर सकती। इस चीज को करने के लिए कंपनी को कोर्ट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। कोर्ट जब अप्रूवल देगा तब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैरी होता है। ठीक है, समझ में आया? देखो, when financial position of any company is when financial position of any company is not good, then company has three options. First, to get merged with to get merged with any other company. Second, to be acquired by any other company. And third, internal reconstruction of the company. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट is known as amalgamation.
द फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज नोन एज अमलगमेशन, मतलब जो पहला लिखे मर्ज होना और एक्वायर्ड होना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लिखो, अंडर दिस मेथड company restructures its capital and revalue its assets and liabilities. And revalue its assets and liabilities. नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल and revaluation of assets and liabilities, company demands sacrifice from shareholders, debenture holders, creditors, or other liability holders, and revalues the assets that is increase or decrease in value of asset. That is increase or decrease in the value of assets. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन company carry out sorry company opens or create a separate account known as, कैपिटल लेटर में लिखना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन दिस अकाउंट revaluation of asset sacrifice of liabilities
are adjusted and sacrifice of liabilities are adjusted and losses of the company or unwritten off expenses are to be written off. Unwritten off expenses are to be written off. तो कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करती है, उसको बोलते हैं हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. जो भी रिवैल्यूएशन होगा असेट लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज या सेक्रीफाइस जो होगा, ठीक है, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, पूरा कैपिटल रिडक्शन. और कैपिटल रिडक्शन का यूज करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जो लास्ट में लिखे. ठीक है. चलो लिखो एंट्रीज. फर्स्ट change in number of shares. अब दो चीजें होती है, देखो. आपकी टोटल कैपिटल है 5 लाख. ठीक है, आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख. ये 5 लाख रुपीस डिवाइडेड है 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. कितने का शेयर है, एक, 10 रुपीस. हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, दो तरीके से इसका एडजस्टमेंट होता है. ठीक है, क्या दो तरीका होता है, जैसे नए न्यू वैल्यू ऑफ शेयर, इस शेयर की नई वैल्यू होगी 5 रुपीस. कितनी होगी, 5 रुपीस. ठीक है, मतलब एक तरीका होगा कैपिटल सेम और दूसरा तरीका होगा नंबर ऑफ शेयर सेम. कैपिटल सेम मतलब देखो 10 रुपए का शेयर कितने का हो गया, यही सेक्रीफाइस है. अब शेयर की वैल्यू कितनी लिख रहे हैं हम, 5 रुपीस, तो 5 रुपए वो सेक्रीफाइस कर दिए. हम क्या बोल रहे हैं पहले केस में कि कैपिटल चेंज नहीं होगा, मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन की, मेरी कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी अभी भी 5 लाख. तो 5 लाख टोटल कैपिटल, एक शेयर कितने का हो गया, 5 रुपीस. तो टोटल कितने शेयर हो जाएंगे अब, 1 लाख. पहले 50,000 शेयर्स थे, अब कितने हो गए, 1 लाख. तो यहां नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. क्यों, क्योंकि कैपिटल क्या है, सेम. समझ में आया. ठीक. बट नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे, मतलब 5 रुपीस का नया शेयर और कितने शेयर आपके पास, 50. तो 5 इंटू 50 आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,50,000. कितनी कैपिटल कम हो गई या सेक्रीफाइस हो गई, 2,50,000. ठीक है, डिक्रीज इन कैपिटल. समझ में आया. तो ये दो सिचुएशन होती है और क्वेश्चन में दिखेगा ये चीज, क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा. पहला कैपिटल सेम है तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. दूसरा कैपिटल सेम नहीं है, क्या सेम है आपका, नंबर ऑफ शेयर्स. तो उस केस में कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक. ठीक. तो ये क्या लिखवाया हमें, पहला चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स. इसमें आगे लिख लो, दैट इज after change in value of shares, that is after change in value of shares,
टोटल कैपिटल रिमेन्स सेम। टोटल कैपिटल रिमेन्स सेम, ठीक है। एंट्री बनेगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे यहां पे ओल्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू। ओल्ड और न्यू, ठीक है। देखो ₹10 का शेयर था, अब उसकी वैल्यू कितनी बना रहे हैं हम? 5। नया वैल्यू कितनी है उसकी? 5। तो जब शेयर इशू करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल लिखते हैं ना। अब वो शेयर्स क्या हो रहे हैं आपके? खत्म हो रहे हैं, और नए शेयर कितने के आ रहे हैं? ₹5। इसलिए ओल्ड शेयर क्या हो जाएगा? उल्टा क्रेडिट होता है जब इशू करते हैं, तो अभी उसको क्या करना है? हमको खत्म करना है, तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। और नए शेयर्स कितने के आ जाएंगे? ₹5। तो यहाँ लिखेंगे ₹10 और यहाँ लिखेंगे ₹5, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट क्या रहेगी? पहले भी 5 लाख थी, अभी भी 5 लाख। यहाँ पे शेयर्स कितने थे? 50,000। जो मैं अभी एग्जांपल बताया उसमें शेयर्स कितने थे? 50। और यहाँ पे न्यू शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख शेयर्स, ठीक है। समझ में आया? चेंज इन टोटल शेयर कैपिटल। लिखो, इसमें लिखना पहले आगे, दैट इज इन दिस केस number of shares does not change, but total capital changes. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां क्या लिखेंगे? न्यू टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। टू कैपिटल रिडक्शन। देखो 5 लाख के ओल्ड शेयर्स थे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 लाख। हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स को चेंज नहीं कर रहे, मतलब मेरे 50,000 शेयर्स थे पहले, अभी भी कितने? 50। तो 50,000 इंटू 5, 2,50,000 यहाँ आ जाएगा, है ना। कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई आपकी कैपिटल की? 250। ये जो रिड्यूस हो रही है, सेक्रीफाइस हो रहा है, उसी को हम कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। समझ में आया? ठीक है। थर्ड लिखो, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। फोर्थ लिखो, डिक्रीज इन
लायबिलिटीज, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फिफ्थ, increase in value of assets, अगर आपके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिक्स्थ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। सेवन, पेमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज, अब कंटिंजेंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? वो लायबिलिटीज जिसके लिए आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं किया है, ठीक है, मतलब आप अपने बुक्स में उसको शो नहीं करते हो बट फुट नोट में शो करते हो बैलेंस शीट के कि इस लायबिलिटी को हमको पे करना है, या ये ऐसी लायबिलिटी होती है जिसकी अमाउंट फिक्स नहीं है कि कितना पे करना है, ठीक है, जिसकी अमाउंट फिक्स नहीं है बट पे करना है इतना पता है, अब 100 रुपीज़ पे करना है कि 50 पे करना है कि 200 पे करना है ये हमको फिक्स नहीं है। ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जैसे हम क्रेडिटर्स को दिखाते हैं ना बैलेंस शीट में अलग से क्रेडिटर्स लिख के, तो वो नॉर्मल लायबिलिटीज है, वो कंटिंजेंट नहीं है, उसमें हमको पता है कि इसको कितना अमाउंट पे करना है। बट जैसे प्रेफरेंस शेयर्स इधर जो बनाएंगे ना हम लोग क्वेश्चन, उसमें दिखेगा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड आउटस्टैंडिंग या एरियर्स लिखा हुआ है, ऐसा मिलेगा हमको, मतलब वो क्या है और वो कहाँ मिलेगा आपको? फुट नोट में, बैलेंस शीट के नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको वो चीज दी रहेगी, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें लिखी है उसका हमने अकाउंट ओपन किया है तब हम उसको क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं, और वो चीजें जिसका हमने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते, और ऐसी लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। लिखो, दोज लायबिलिटीज for which amount payable is not fixed, those liabilities for which amount payable is not fixed and such liabilities are not shown in balance sheet, but are shown in
फुट नोट but are shown in footnote. ठीक है, क्या लिखे स्टार्टिंग में? हाँ ठीक है, ऐसी लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। जब कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे करते हैं तो जैसे अभी हमने लिखा कि लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो हमने क्या किया, जैसे इंक्रीज होगी तो कैपिटल रिडक्शन टू लाइबिलिटी लिखा। अब इसका आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, ठीक, जैसे क्रेडिटर, ये आपको बैलेंस शीट में दिखेगा कि आपके कितने क्रेडिटर है, जैसे 50,000 के क्रेडिटर है। अब इसमें से 10,000 को आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो कितना पे करेंगे? 40। आपके क्रेडिटर कितने कम हो गए? 10,000। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? कैपिटल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। और कितने क्रेडिटर्स कम हो गए आपके? 10,000। तो मेरे पास दो अकाउंट है जिसकी मैं एंट्री बना सकता हूं, एक दिख रहा है क्रेडिटर और दूसरा दिख रहा है मेरा कैपिटल रिडक्शन। बट जब कंटिजेंट लायबिलिटी हम पे करते हैं तो वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है कैपिटल रिडक्शन। सॉरी, पे करेंगे तो कैश होगा या फिर शेयर्स देंगे उनको, कैश में पे करेंगे या अदर देन कैश मतलब शेयर्स में पे करेंगे। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा हमारे पास उस केस में? सिर्फ कैपिटल रिडक्शन। जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? क्रेडिटर्स टू कैश। अगर इनको पे कर देंगे तो क्या बनाएंगे हम एंट्री? क्रेडिटर्स टू कैश। ये क्रेडिटर्स क्यों लिख रहे हैं हम एंट्री में? क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, बट कंटिजेंट लायबिलिटी का ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता। तो मेरे को सिर्फ इसीलिए क्या एंट्री बनानी पड़ेगी जब कंटिजेंट लायबिलिटी पे करोगे? हमेशा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे हमको क्वेश्चन में दिखेगा कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज एरियर्स फॉर 3 ईयर विच आर टू बी पेड। अब वो लिखा हुआ कहाँ रहेगा? बैलेंस शीट के बाहर। कहाँ लिखा रहेगा? बैलेंस शीट के बाहर। मतलब वो कौन सी लायबिलिटी हुई? कंटिजेंट लायबिलिटी, जिसको पे करना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, नॉर्मली अगर उसका अकाउंट रहता तो हम क्या बनाते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड टू कैश या बैंक या शेयर्स, अगर शेयर्स दे रहे हैं तो। बट आपने एक अकाउंट ओपन नहीं किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स का अकाउंट आपने ओपन नहीं किया, सिर्फ लिख दिया है कि इतना मेरे को पे करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करते हैं एज इफ लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और टू कैश या बैंक, अगर कैश या बैंक से पेमेंट होगी, और अगर शेयर्स इशू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल। ठीक ठीक। अब इतना ये हमारा सब एडजस्टमेंट है अभी तक जो किए। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद मैं नोट्स में आखिरी में लिखवाया ना कि हम लॉसेस को राइट ऑफ करते हैं एट द एंड। तो हम बनाते हैं सबसे आखिरी में ये एंट्री, पूरे एडजस्टमेंट करने के बाद एंट्री नंबर 8, इसको हम बोलेंगे लास्ट एंट्री। क्या बोलेंगे हम? लास्ट एंट्री। सबसे आखिरी में बनाएंगे इसलिए इसको हम बोलेंगे लास्ट एंट्री। क्या है ये एंट्री? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मतलब अब निकालेंगे, देखो कैपिटल रिडक्शन को कहीं कहीं क्रेडिट कियो और कहीं डेबिट कियो, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और कैपिटल रिडक्शन का क्या निकालेंगे? बैलेंस अमाउंट। जैसे डेबिट का टोटल किए तो आया 100 और क्रेडिट का टोटल किए तो आया 800, तो क्रेडिट में अभी कितना ज्यादा आएगा हमारे पास? 700। ठीक है, तो इस बैलेंस अमाउंट का आप यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे? राइट ऑफ करने के लिए लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेना लॉस, टू गुडविल, टू डिस्काउंट ऑन issue of shares and debentures
टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और आखिरी में अगर बच गई अमाउंट, जैसे यहां पे मैं क्या बताया 700 आपके पास है, 700 के बाद ये सब एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के बाद, लॉसेस राइट ऑफ करने के बाद, फॉर एग्जांपल आपके पास बचा कितना 20, अभी भी कैपिटल रिडक्शन में कितना एक्स्ट्रा बच रहा है 20, तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में, और यहां ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंसिंग फिगर, अगर अमाउंट बच गई तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एंट्री के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा कि एंट्री पास करनी है नहीं करनी है, ये खुद से करना है, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। तो पहले पूरे एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम ये लास्ट में एंट्री बनाएंगे। और ये भी नहीं लिखा रहेगा कि गुडविल को राइट ऑफ करो, ठीक है, ये खुद से करना है। क्यों करना है? कंपनी किस में चल रही है? लॉस में। और गुडविल कब आती है? लास्ट चैप्टर पढ़े ना, प्रॉफिट अर्न करते हैं तब, मतलब आपकी गुडविल नहीं है और आप उसको बुक्स में जबरदस्ती दिखा रहे हो, तो आपकी एसेट क्या हो जाएगी? कम, राइट ऑफ कर देंगे हम। समझ में आया? ठीक है, तो ये और ये चीजें हमको क्वेश्चन में खुद खोजना है, ये चारों चीजों को, और खुद से इस एंट्री में हमको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। समझ में आया? ठीक है, ठीक। तो इतना है एंट्रीज। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर में वो है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट जैसे अभी तक बनाते थे ना, ऐसे ऐसे नहीं बनती। शेड्यूल 6, रिवाइज शेड्यूल 6 में कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013, बैलेंस शीट को बनाना है ऐसे वर्टिकल फॉर्म में। तो कल उसको पूरा लिखवाऊंगा। पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है।